हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ से संबंधित टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम सी टेट, एम पी टेट या अन्य राज्यों के टेट में पूछे जाते हैं। ठीक। अब यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो जो पड़े चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त होती रहे। ठीक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्या है? 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। तो शतांक नया शब्द है, तो शतांक को पहले हम लोग क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। तो 26 शतांक को लिखा था मीन्स 26 को हम कैसे लिख देंगे, 26 को हम 100 से क्या करा देंगे, भाग करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, 26 शतांक बोलते हैं। ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। नंबर ऑप्शन एक है आपका 26.26, दूसरा है 262.6, तीसरा है 2.626, चौथा है 2626। तो देखिए अब इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 26 और तो 26 प्लस, अब 26 शतांक को लिखा, तो 26 शतांक मीन्स क्या हो जाएगा, 26 भागे 100 हो जाएगा। तो 26 भागे 100 हो जाएगा, तो आपका इधर 2 जीरो है, यहाँ पे 1 है, तो आपका इधर हो जाएगा 0.26 हो जाएगा। तो 26 प्लस आपका क्या बचा, 0.26 बचा, और प्लस आपका बचा 0.26 बचा, तो आपका हो गया 26.26। आपका ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट, सही होगा। ठीक। ऐसे सवाल वहाँ पे लगभग लगभग पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं और बहुत ही छोटे में लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको अगले वीडियो में बताया हूँ कि 1 मिनट में आप लोग एक सवाल आसानी से सॉल्व कर लेंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को वहाँ पे। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है, देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बराबर भागों में बांट दिया गया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला, 1/16, 1/32, 3/16, 1/8। अब किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने, मतलब 1/4 भाग जो था उसको रेनू ने खा लिया। ठीक। देखिए, हाँ, तो किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बराबर भागों में बांट देगा। तो 1/4 भाग रेनू ने खा लिया और शेष पिज्जा को 12 बराबर भागों में बांट दिया गया। अब इनमें से प्रत्येक बच्चे को कितना पिज्जा का कितना भाग मिला। तो इसमें अब आपको देखिए, 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, तो ये पिज्जा आपका एक ही था। तो एक में से क्या कर, एक में से ही तो खाया उसने 1/4 भाग, तो एक में से क्या करेंगे, 1/4 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आपका हो जाएगा 4 एकम 4, और 4 में से एक गई, 3/4 होगा। अब कितना बचा, शेष पिज्जा कितना बचा, 3/4। और 3/4 को ही बराबर 12 बराबर भागों में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। मीन्स इसी में से हमें प्रत्येक बच्चे को देना है। चूंकि 1/4 भाग तो रेनू ने पहले ही खा लिया और पिज्जा की संख्या कितनी है, 1 है। जैसे भाई एक में से तो उसने 1/4 भाग खाया, तो हमारा बचा कितना, 3/4 बचा। अब इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक। 3/4 उधर बचा था। अब 3/शेष पिज्जा को 12 बराबर, जितना मतलब पिज्जा हमारा 3/4 बचा, इसी को 12 बराबर भागों में बांट दिया गया। मीन्स इसी को 12 मतलब बांट दिया गया, मीन्स डिवाइड किया गया, मतलब 12 बराबर भागों में डिवाइड किया गया। तो इनमें से प्रत्येक बच्चे को कितना पिज्जा का कितना भाग मिला। तो अब 12, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3/4 और गुणे कर देंगे 1/12, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो आपका कितना हो गया, 1/16 भाग इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जे का मिलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। ठीक। कोई दिक्कत, फिर चलिए एक बार फिर से समझाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है, किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। तो एक पिज्जा था, उसमें से 1/4 मीन्स क्या हुआ भाई, घटाएंगे तो ही, जैसे 1/4 निकल गया तो घटा तो देंगे। तो 1/4 निकल जाएगा, तो इसमें आपका बचेगा 4 एकम 4, 4 में से 4 एक यहाँ से गुणा कर लेंगे, तो 4 एकम 4, और 4 में से एक गई, 3/4 हो गया। अब 3/4 भाग बचा। अब इसमें क्या कहता है, शेष पिज्जा को, मतलब शेष कितना बचा, 3/4 बचा, 12 बराबर भागों में बांट दिया गया। तो इसी में से ही 12 बराबर भागों में बांट दिया गया, मीन्स डिवाइड किया गया, तो 12 हो गया। ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 3/4
भागे 12 हुआ था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 और गुणा लगाएंगे तो ये पलट जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो आपका होगा 1/4 और गुणे 1/4, तो 1/4 गुणे 1/4 आपका क्या हो जाएगा 1/16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है फर्स्ट सही। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के, हमेशा पूछे जाते हैं लगभग लगभग। चलिए, ये भी थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट, जैसे देखिए ये मत समझिए कि क्वेश्चन बड़ा बड़ा ले रहे हैं, इसमें ये नहीं है। इसमें ये है कि ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आपके आए हुए क्वेश्चन, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके ये। ठीक, तो चलिए देखते हैं। किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अब देखो इसको डिवाइडेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। किसी आयताकार, मान लीजिए आयताकार बक्सा तो आप लोग देखे होंगे घर में अपने, तो बक्से की ए की आंतरिक, जो उसकी मतलब अंदर की लंबाई है, उस अंदर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार लंबाई आपका है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो पहले सर्वप्रथम हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आयत का जो आपका होता है, आयतन क्या होता है, आयताकार, चूंकि इसमें पहले ही कहा है, तो इसमें आयत का जो होता है आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब विड्थ गुणे ऊंचाई। तो इसको सर्वप्रथम हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अब किस इसमें क्या है, लंबाई कितना दिया हुआ है आपका, लंबाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी हो 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी 15। तो 20 गुणे 18 गुणे 15 कर देंगे हम लोग, 20 गुणे 18 गुणे 15 कर देंगे, तो इसका गुणा आपका जो हो जाएगा 5400 हो जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा अपने रजिस्टर या पेन कापी जो भी लिए होंगे, इसका आपका आ गया 5400। अब चलिए सवाल को आगे पढ़ते हैं। तथा बक्से बी, मतलब दूसरा बक्सा जिसका नाम है बी, की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। क्या है, 18 सेंटीमीटर लंबा है, 12 सेंटीमीटर चौड़ा है और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो क्या पूछ रहा है, बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है, मीन्स बक्सा ए का जो आयतन है वो बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है। तो देखिए बक्से ए का आयतन आपका आ गया कितना, 54 घन सेंटीमीटर। ठीक, 5400 घन सेंटीमीटर आपका आ गया, याद रखिएगा। बक्से ए का जो आयतन है आपका यह है 5400 घन सेंटीमीटर। अब आपका क्या निकालना है, बक्से बी का। ठीक, चलिए इसको भी निकाल लेते हैं आराम से। अब देखिए बक्से बी को ऐसे निकाल लेंगे, इसमें क्या है 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए। आयत के जो आयतन का क्षेत्र, आयतन होता है आयत का, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 18, चौड़ाई है 12 और ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर। तो 12 पंचे 60 और 18 में क्या हो जाएगा आपका 1080 हो जाएगा। और उधर कितना आया था आपका, जो बक्से ए का आयतन आया था वो आया था आपका 5400 और बी का कितना है आपका 1080। अब क्या पूछ रहा है, बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है, मीन्स क्या है कितना गुना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल जब पूछे तुरंत आप लोग इसको आप बराबर कर देंगे। ठीक, तो उधर कितना आया था 5400 आया था और बी का कितना आया था, ए का आ गया 5400 और बी का कितना था 1080। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 10 से 10 कट गया, 108 एकम 108, 108 पंचे 540। तो 5a बराबर बी आ गया। अब ये जो 5 आया है ये ए का मान है और बी का मान कितना है 1 आ गया। तो कितना गुना हो जाएगा, बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का 5 गुना हो जाएगा, चूंकि बी बराबर आ गया 5। बी बराबर आपका आ गया 5a, मीन्स बक्सा बी का जो आयतन है वो 1 है, तो बक्से ए का आयतन क्या है 5 है। तो आपका कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ठीक, ऐसे सवाल लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्यामिति से। जैसे मैं वीडियो बनाना भूल गया इसका, लेकिन मैं आप लोगों को अगले वीडियो में हो सकता है प्रोवाइड कराऊँ। ज्यामिति से आपका कम से कम 2 से 3 या 4 नंबर लगभग पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए बातें हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई भी दिक्कत हो आप हमारे नंबर पे संपर्क कीजिए, और नहीं मैं कहिए तो दोबारा बता दूं इसको। चलिए देखते हैं अब क्या है। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। अब सर्वप्रथम देखिए, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया, मीन्स एक संतरे को आप 2.5 रुपये में खरीदेंगे। तो 3.5 दर्जन, अब दर्जन सर्वप्रथम
एक दर्जन में कितने संतरे होंगे? 12 होंगे। ठीक, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। जैसे केला खरीदते हैं तो एक दर्जन में कितने केला देता है? वो 12 केले देता है। तो चलिए देखिए सवाल को। अब क्या है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, तो एक संतरा बराबर 2.50 रुपये आपका हो गया, 2.5 रुपया होगा। ठीक, अब 3.5 दर्जन संतरा पूछा है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? तो 3.5 दर्जन जब पूछेगा तो 3.50 गुणे आप क्या करेंगे? 12 करेंगे। मतलब एक मतलब जो होता है, एक दर्जन में 12 सेब या 12 संतरे होते हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे? 3.50 मीन्स क्या? 3.5 जो है, 3.5 से आप दर्जन में पहले गुणा करेंगे, तभी आप लोग आसानी से इसको निकाल पाएंगे। तो देखिए क्या करते हैं फिर। अब इसमें क्या करेंगे? गुणा। तो 3 सही 1/2, ये भी हो गया आपका 3.5 हो गया, या आप लोग 3.50 भी लिखेंगे। तो दशमलव में आप लोग हल करेंगे तो और देर लगेगा थोड़ा, इसमें आसानी से हो जाएगा। तो क्या है? 3 सही 1/2 और कितना है? 12। तो इसी में से हम गुणा करा देंगे, क्योंकि एक एक दर्जन में कितने संतरे होंगे? 12 संतरे हो जाएंगे। तो 3 दूनी 6 और 7/2 गुणे 12। अब 2 1 2, 2 6 12, तो 6 7 42। तो मतलब 3.5 दर्जन संतरों में कितने संतरे होंगे? 42 संतरे होंगे। ठीक, अब क्या पूछा है कि तो संतरों का मूल्य क्या होगा? तो संतरों का मूल्य पूछा है क्या होगा। अब देखिए, चूंकि 3.5 दर्जन संतरे में कितने संतरे आएंगे? 42 संतरे आ गए। ठीक, तो अब और एक संतरे का मूल्य कितना है? 2.5 रुपया है। तो एक संतरे का मूल्य भाई 2.5 रुपया है, अगर हमारा मतलब 2.5 है, तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य, तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? 2.5 गुणे 42 से, मतलब 3.5 जो आएगा उसका मतलब संतरा, उसमें हम क्या करेंगे? गुणा करा देंगे, मीन्स मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा? 105। चलिए फिर से देख लेते हैं सवाल को। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरे का मूल्य होगा। तो सर्वप्रथम लोग 3.5 दर्जन निकालेंगे। तो 3 सही 1/2 गुणे 12, मीन्स 3 दूनी 6 7/2 और गुणे 12। तो 2 1 2, 2 6 12, तो आपका आ गया 7 6 42 हो गया। 3.5 दर्जन संतरों में कितने संतरे हुए? 42 संतरे, और एक संतरे का मूल्य कितना है? 2.5 रुपया है। तो अब देखिए, अब 42 संतरों का मूल्य हमको निकालना है, तो 42 गुणे 2.5 कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? 105 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ऐसे सवाल लगभग पूछे थे, ये भी पूछा गया सवाल है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर भाई जरूर करें। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन देख लीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की क्या होती है? 9,999। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है। ठीक, तो 9 इसको योगफल पूछा तो जोड़ देंगे, तो 9 और 9 ये भी हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, और 9 1 10, एक हासिल बचा था, तो आपका हो जाएगा 10,099। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ऐसे सवाल लगभग पूछे, ये भी आपका सवाल जो है ये पूछा गया सवाल है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है? अब देखिए कुछ पेडागाजी से संबंधित भी क्वेश्चन लिए हो, थोड़े बड़े हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत पूछे जाते हैं। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए? नंबर 1, अच्छा संप्रेषण और कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए सर्वप्रथम आपको मैं टैग वर्ड करा चुका हूँ, तो टैग वर्ड में जहाँ आप देखिए बंद अंत भी किस में आता है? निगेटिविटी के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या पूछा? वो अच्छी अध्यापिका मीन्स वो पॉजिटिव अध्यापिका मीन्स अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। ये तो इसमें पूछा नहीं कि वो बहुत खराब अध्यापिका बनना चाहती है। तो अच्छी अध्यापिका बनने के लिए बंद अंत वाले जितने भी निगेटिव पॉइंट है इसको हम नहीं लेंगे। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला तुरंत गलत होगा। जैसे आप देखेंगे बंद अंत या रटना या केवल मात्र ऐसे मतलब उसमें देखेंगे पेडागाजी में, तुरंत आप लोग काट देंगे। ठीक, अब आते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पे। क्या है? क्या है कि गणित विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। ठीक, अब चल पढ़ते हैं तीसरा। संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। या क्या है चौथा ऑप्शन?
थोड़ा क्वेश्चन बड़ा आप लोग मैनेज कर लेंगे। चौथा है बिना समय लगाए समस्याओं सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। देखिए भाई, आप लोगों का गणित ये दो दो प्रकार से होता है। कुछ लोग गणित को तुरंत सॉल्व कर देते हैं, लेकिन यह नहीं है कि मतलब तुरंत सॉल्व करें तो सही ही है। आप लोग जल्दबाजी में कुछ लोग गलत उत्तर भी सॉल्व कर देते हैं, तो इसलिए गणित को टाइम देकर मीन्स सही से आप लोग सॉल्व करेंगे, ताकि उसका आप लोग मतलब जो उसका सही उत्तर हो वो ही निकले। गलत उत्तर भाई जल्दबाजी में कई चीज़ गलत होता है, और गणित में ही नहीं कई चीज़ों में अगर आप जल्दबाजी करेंगे किसी भी चीज़ में, तो आपका लगभग लगभग वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यह भी आपका नहीं होगा, क्योंकि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। फिर क्या है, संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान। जैसे भाई अच्छा अध्यापक बनने के लिए यह तो है नहीं कि संख्या पद्धति जैसे चैप्टर है आपका, बीजगणित मान लीजिए सेकंड गणित है और ज्यामिति का, तो इसी तीन चीज़ का ज्ञान हो गया, बस आप अच्छे अध्यापक बन जाएंगे। अरे अच्छे अध्यापक बनने के लिए आप लोगों को बोलने उठने बैठने ये सब की मतलब छात्र को हैंडल करने की आपको अच्छी से अच्छी शैली भी मालूम होनी चाहिए। ये तो है नहीं कि संख्या पद्धति पढ़ लिए बस आप गए तुरंत वहाँ पे, तुरंत संख्या पद्धति पढ़ा दिया, अब ये नहीं पूछे कि आपको समझ में आया कैसे हैं आप लोग, ये सब कुछ पूछे ही नहीं, तुरंत आप बीजगणित पढ़ा दिए, फिर ज्यामिति पढ़ा दिए। तो इससे क्या होगा, इससे अच्छे टीचर की मतलब श्रेणी में आप लोग नहीं जाएंगे, तो अब आकांक्षा नहीं जाएगी मतलब। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, ये देखिए आपका बहुत ही अच्छा सही ऑप्शन है। गणित विषय वस्तु को पहले वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए, अवधारणात्मक ज्ञान। तो जैसे वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए मीन्स, अब जैसे आकांक्षा भाई है, तो आकांक्षा पहले सर्वप्रथम प्राथमिक में ही तो जाएगी। तो प्राथमिक में आपको बताया था कल वाले वीडियो में कि उसमें जैसे होता है क्या कि वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए मीन्स, जैसे मान लीजिए बताएं किसी बच्चे को 5 टॉफी देंगे, तो और कहेंगे कि अगर भाई 5 टॉफी तुम्हारे पास और आ गई, तो ये क्या होगा, जैसे बच्चा पहले छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन के वास्तविक जीवन से जोड़ता है। तो टाफी वाला मतलब टाफी जैसे आप देंगे तो उसको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाएगा, और ज्ञान समझ और योग्यता होनी चाहिए, तभी जो आकांक्षा जी हैं वो एक अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उनके पास क्या होगा, यही ऑप्शन सेकंड जो हो जाएगा यही सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पे। ये भी थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है भाई, आप लोग मैनेज करेंगे, लेकिन ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग पेपर देने जाएंगे जब CTET का, तो आप लोगों को वहाँ पे ये हो सकता है इसमें से 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लगभग मिले आपको वहाँ पे। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया 306, 408, 4008, 4010। उसने इस प्रकार पढ़ा, क्या पढ़ा, 30, 6, 40, 8, 408, 30, 6, मतलब इसको पढ़ा 30, 6, इसको पढ़ा 40, 8 पढ़ा, इसको पढ़ा 408, और इसको पढ़ा 40, 10, इसको पढ़ा 40, 10। तो पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या है, तो चलिए देखते हैं क्या है। नंबर 1 का ऑप्शन क्या है आपका, थोड़ा छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ कष्टदायक लगती है, यह भी हो सकता है। फिर देखते हैं क्या है, छात्र को स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली परंतु उसका उपयोग नहीं जानता है। फिर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 3, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं, ये तो भाई नहीं कर सकते भाई, कोई भी छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए क्यों नहीं उपयुक्त, सभी छात्र लगभग गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो आपका निगेटिव है, तुरंत हो जाए। अब आपको ऑप्शन 3 में ही ढूंढना है, पहला मतलब A, B और D में। अब क्या है, छात्र को स्थानीय मान संकल्पना को नहीं समझता और इससे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो है 4th, यही आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे लगभग पूछे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। अब इसमें क्या, किसी छात्र को नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया, तो उसने क्या पढ़ा, इसको पढ़ा 30, 6, इसको पढ़ा 40, 8, इसको क्या पढ़ा 408, और इसको क्या पढ़ा 40, 10। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा D हो जाएगा। क्या है, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और इससे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी। क्या है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रिया चिन्हों सिक्कों व घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। चलिए देखते हैं आपका ऑप्शन क्या है। पहला है प्रक्रिया स्मृति, दूसरा है दृश्य प्रक्रमण, तीसरा है भाषा प्रक्रमण, चौथा है श्रवण स्मृति। चलिए अब भाई देखिए, जब वो ये क्या नाम से संख्या संक्रिया चिन्हों सिक्कों व घड़ी सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, तो उसमें क्या है, उसको कौन सी समस्या, उसको है
दृश्य प्रक्रमण, क्योंकि उसको देखने से समस्या, जैसे भाई कोई चीज़ जब किसी को दिखाई ही नहीं पड़ेगी तो वो कैसे अंतर कर पाएगा। जैसे मान लीजिए उसके सामने चाहे जो लिख दें, आप 4 लिख दें, 8 लिख दें, 9 लिख दें, 10 लिख दें, तो इसमें आपको मतलब उस छात्र को चूंकि कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा तो उसमें वो कौन सा अंतर करेगा, कुछ अंतर भी नहीं कर पाएगा। तो आपका दृश्य मीन्स क्या होता है, देखने से प्रक्रमण समस्या उसको है। प्रक्रिया स्मृति ये भी नहीं होगा, भाषा प्रक्रमण ये भी नहीं हो, श्रवण स्मृति, श्रवण से इसमें कोई मतलब ही नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा है फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों और घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। तथ्य इंगित करता है दृश्य प्रक्रमण को, मतलब वह देख नहीं पाता तभी तो भाई अंतर नहीं स्थापित कर पाता है, नहीं तो वो अंतर कर लेता। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। यह प्रश्न है बंद अंत वाला प्रश्न, क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर है। बंद अंत वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें आपको छूट दी। बंद अंत वाले में क्या होता है कि इसी क्वेश्चन का वही आंसर, मतलब जो क्वेश्चन पूछे से मान लीजिए पूछा गया 5 + 3 बराबर क्या होगा, तो 8 होगा। अब 5 + 3 बराबर आप और तो कुछ लिख नहीं सकते हैं, तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन से 5 + 3 बराबर पूछेगा तो आप लोग कहेंगे क्या है 8। तो ये होते हैं बंद अंत वाले क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछा, किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, तो यह प्रश्न है, तो ये बंद अंत तो बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। बच्चे को सामान्य समस्या समाधान की रणनीतियों को बुझाना चाहिए ताकि वह सही उत्तर दे सके, ये भी गलत है। अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है, ये भी गलत है। अब क्या है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर। अब भाई जैसे इसमें क्या दिया है मुक्त, यही ऑप्शन आपका नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसमें क्या है क्वेश्चन कि किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त हो, तो भाई किन्हीं मतलब 12 × 2 भी हो सकता है, या 6 × 2 हो सकता है, तो 6 × 4 हो जाएगा, या 4 × 6 हो जाएगा। तो इसमें मतलब आपको यह नहीं कहा कि यही उत्तर देना है, कोई किसी भी प्रकार से आपको उत्तर देना है, लेकिन आपको गुणनफल जो प्राप्त हो 24 प्राप्त हो, तो यही है खुला अंत। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मुक्त अंत वाला प्रश्न है, यही आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। ठीक, चलिए बात है अगले क्वेश्चन पे। क्या है, अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। नंबर 1 योग, भाग, परिमाप, क्षेत्रफल ज्ञात करना। नंबर 2 परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। नंबर 3 योग, गुणा, भिन्नों का दशमलव में बदलना और समाकृतियों की रचना करना। नंबर 4 आप योग, व्यवधान, गुणा और भाग। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। योग होगा, यहाँ पर थोड़ा टाइप करने में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। व्यवकलन होगा, व्यवकलन मीन्स क्या होता है, घटाना, गुणा और भाग। तो अंगणित की जो 4 मूल संक्रियाएं क्या है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। मीन्स योग, व्यवकलन, यहाँ व्यवधान लिख गया है लेकिन ये व्यवकलन होगा। योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अब मुझे आशा है कि मेरे द्वारा जो आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराई गई है वो आप लोगों को अधिक से अधिक पसंद आई होगी, और आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जो वीडियो नहीं डाल सकूं उसको आपकी नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। ठीक, चलिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।